Morning all of you. Welcome to our DDPG कॉलेज लालसोट। आज हम 10th क्लास के एक टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पर आज हम क्या करेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए कि जो पाचन तंत्र होता है ये क्या होता है, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो पाचन तंत्र समझने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पाचन क्या होता है। उसको समझने से पहले हम क्या देखेंगे कि ये पाचन क्या होता है। पाचन का मतलब क्या होता है कि जो भोजन है, ठीक है, जो भोजन आपने खाया है उस भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे पार्टिकल्स या फिर छोटे छोटे अणुओं में, कणों में क्या कर देना, ब्रेक डाउन कर देना, तोड़ देना। यही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। यही क्या कहलाएगा, पाचन कहलाता है। तो पाचन का मतलब क्या हो गया, भोजन के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदलना। क्या है, छोटे छोटे अणुओं में बदलना। ये तो क्या कहलाता है, हमारा पाचन कहलाता है। लेकिन अब यहाँ पर एक तंत्र है, यहाँ पर क्या है, तंत्र है कि ये पाचन तंत्र फिर क्या हो गया, ठीक है। तब देखो पाचन तंत्र की परिभाषा क्या होगी कि पाचन तंत्र कैसे काम करेगा, कि जो भोजन है, भोजन को अंतर्ग्रहण से लेकर, कहाँ से लेकर, अंतर्ग्रहण से लेकर मल द्वार तक, जिसमें एक तंत्र, जिसमें एक तंत्र काम करता है। क्या करता है कि भोजन को अंतर्ग्रहण से लेकर मल द्वार तक जिसमें एक तंत्र काम करता है। और उस तंत्र में क्या क्या शामिल होते हैं, उस तंत्र में अंग शामिल होती है और क्या शामिल होती है, ग्रंथियां शामिल होती है। क्या शामिल होती है, अंग शामिल होंगे या फिर और ग्रंथियां इसमें शामिल होती है। तब जाके ये सारे मिलकर, अंग और ग्रंथियां मिलकर किसका, एक सिस्टम का निर्माण करती है, तंत्र का निर्माण करती है। वही तंत्र क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है, ठीक है। तो ये अंग और ये जो ग्रंथियां है आपस में मिलकर क्या करती है, वर्क करती है। तो ये जो भोजन है उसको अंतर्ग्रहण से लेकर, जैसे आपने जो भोजन है उसको खाया, अंदर डाला, तो अंतर्ग्रहण से लेकर मल द्वार तक, ठीक है, मल द्वार तक जिसमें अंग और ग्रंथियां होती है जो आपस में मिलकर एक सिस्टम की तरह, एक तंत्र की तरह कार्य करती है, वही क्या कहलाता है, आपका पाचन तंत्र या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है, ठीक है। आज हम अंग के बारे में, ओनली ऑन अंग के बारे में बात करेंगे। ग्रंथियों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि जो पाचन तंत्र होते हैं उसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं जो मिलकर पूरे सिस्टम का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। ग्रंथियों के बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखेंगे अंग, ठीक है। तो मानव पाचन तंत्र में निम्न अंग होते हैं, ठीक है। निम्न अंग कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले मुख, सबसे पहला कौन सा है, मुख। दूसरा है ग्रसनी, दूसरा कौन सा है, ग्रसनी है, ठीक है। तीसरा कौन सा है, ग्रास नली, ये अंग है, ध्यान रखना। तीसरा कौन सा है, ग्रास नली। चौथा कौन सा है, अमाशय, चौथा कौन सा है, अमाशय, ठीक है। पांचवा कौन सा है, छोटी आंत, पांचवा कौन सा है, छोटी आंत। छठा कौन सा है, बड़ी आंत, छठा कौन सा है, बड़ी आंत। और लास्ट कौन सा है, अपना मलाशय या फिर मल द्वार, ठीक है। जो सातवां है वो आपका कौन सा है, या तो मलाशय है या फिर क्या है, मल द्वार है, ठीक है। तो ये मानव पाचन तंत्र है, उसके क्या है, अंग है, ठीक है। कौन कौन से, पहला है आपका मुख है, दूसरा है आपका ग्रसनी,
तीसरा है ग्रास नली, चौथा है आमाशय, पांचवा है छोटी आंत, छठा है बड़ी आंत और आप सातवां है मल द्वार या फिर मलाशय। ठीक है, ये सातों की सातों अंग मिलकर क्या करते हैं, आपस में काम करते हैं, आपस में मिलकर एक साथ मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। काम क्या है, डाइजेस्टिव करना, पाचन करना क्या है, इनका वर्क है। ठीक है, अब ये सातों मिलकर वर्क करेंगे। ठीक है, और फॉर्म क्या कहलाता है, वो पाचन तंत्र कहलाता है, जिसमें ग्रंथियां भी शामिल होती है। लेकिन आज अपन ग्रंथियों के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अंग के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सातों के सातों अंग मिलकर क्या आप किसका निर्माण करते हैं, आहार नाल का। किसका निर्माण करते हैं, आहार नाल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल को आप इसे पोषण नाल भी बोल सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, पोषण नाल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो आहार नाल है, उसकी परिभाषा क्या हो गई कि मुख से लेकर मल द्वार तक, कहां से लेकर, मुख से लेकर मल द्वार तक पाई जाने वाली एक नलिका समान संरचना को क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार नाल। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आहार नाल की बात आए तो आप क्या समझ जाओगे कि सातों की सातों अंग उसमें क्या है, शामिल है आहार नाल में। ये सातों की सातों अंग किसका निर्माण कर रहे हैं, आहार नाल या फिर पोषण नाल का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, जो कि एक नलिका समान क्या होती है, संरचना होती है। ठीक है, ये आहार नाल जो है ये 8 से 10 मीटर तक क्या हो सकती है, लंबी हो सकती है। कहाँ तक, 8 से 10 मीटर तक क्या हो सकती है, ये लंबी हो सकती है। ठीक है, तो वो क्या है, आपका आहार नाल है। अब इनके सब सातों जो अंग है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अपन पढ़ेंगे कि मुख क्या है, ग्रसनी क्या है, ग्रास नली क्या है, अमाशय क्या है, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय और मलद्वार क्या है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मुख से। सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं अपन, मुख से। तो देखिए मुख से अपन स्टार्ट करेंगे। मुख से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मुख, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, माउथ। जिसे क्या बोलते हैं अपन, माउथ उसे कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो मुख है, जो माउथ है, ये क्या है, आहार नाल का सबसे अग्रभाग है। ये क्या है, आहार नाल का सबसे अग्रभाग कौन सा है, मुख होता है। ठीक है, तो आहार नाल का अग्रभाग मुख से, कहां से, मुख से प्रारंभ होकर, कहां से प्रारंभ होकर, मुख से प्रारंभ होकर मुख गुहा में खुलता है। कहां पर खुलता है, मुख गुहा में खुलता है। इसका मतलब क्या समझे, देखो कि जो आहार नाल है उसका सबसे अग्रभाग कौन सा है, मुख है, जो मुख से प्रारंभ होकर कहां पर खुलता है, मुख गुहा में, मतलब माउथ कैविटी में जाकर वो क्या होता है, खुलता है। ठीक है, तो जो मुख है ये क्या हो गया, हमारा एक छिद्र है। मुख क्या है, एक छिद्र है जो दो गतिशील ओठों से घिरा हुआ है। जो किससे घिरा हुआ है, दो गतिशील होठों से घिरा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मुख कहते हैं। ठीक है, कहां पर खुल रहा है, जाकर मुख गुहा में क्या होता है, खुलता है। ठीक है, अब ये जो मुख गुहा है, ठीक है, इस मुख गुहा में निम्न संरचनाएं पाई जाती है। इस मुख गुहा में क्या पाई जाती है, निम्न संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, एक एक की अपन बात करते हैं। मुख गुहा में कौन कौन सी संरचनाएं हैं, सबसे पहले दांत। मुख गुहा में कौन सी संरचनाएं हैं, सबसे पहले दांत की अपन बात करते हैं कि दांत। ठीक है, अब आपको पता है कि एक मानव में कितने दांत होते हैं, 32। मानव में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं, जो किसके बने होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस के। जो किसके बने होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। ठीक है, किसके बने होंगे, कैल्शियम और फास्फोरस के ये बने होते हैं, तथा इनेमल के कठोर आवरण द्वारा क्या होते हैं, ये घिरे हुए रहते हैं। तथा इनेमल के कठोर आवरण द्वारा क्या होते हैं, घिरे रहते हैं।
क्या रहते हैं, घिरे रहते हैं। आई बात समझ में कि जो मुख गुहा है उस मुख गुहा में दांत है, ठीक है। निम्न संरचनाएं हैं तो दांत है, तो दांत मानव में कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं। 32 दांत कैल्शियम फास्फोरस के बने होते हैं तथा उन दांत के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, एक आवरण। वो आवरण कौन सा है, इनेमल का। कौन सा आवरण है वो, इनेमल का। ये इनेमल का आवरण कैसा होता है, कठोर होता है। तो इसके ऊपर, दांत के ऊपर इनेमल का कठोर आवरण पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मानव में गर्तदंती, मानव में जो दांत होते हैं वो गर्तदंती, द्विबारदंती, ठीक है। कैसे होंगे, गर्तदंती, द्विबारदंती और विषमदंती। मानव में जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, गर्तदंती, द्विबारदंती और विषमदंती। क्या मतलब है इन तीनों शब्द का, गर्तदंती का, द्विबारदंती का और विषमदंती का। देखो सबसे पहले विषमदंती। विषमदंती का मतलब क्या हो गया, विषमदंती का मतलब ये होता है कि मानव में जो दांत पाए जाते हैं वो सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए उसे क्या बोला है, विषमदंती उसे कहा है, ठीक है। द्विबारदंती, द्विबारदंती का मतलब क्या हो गया कि आपको पता है कि मानव में दांत कितने बार आते हैं, 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। कि जो पहले दांत आते हैं उसे हम दूध के दांत बोलते हैं और दूध के दांत के बाद में जो दांत आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्थायी दांत या फिर परमानेंट दांत उसे कहा जाता है। दूध के दांत या फिर टेम्पररी टीथ उसे बोल सकते हैं। और नेक्स्ट वाले को जो टीथ के, उसके दूध के दांत के बाद आएंगे उसे हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ उसे कहा जाता है, वो स्थायी होते हैं, ठीक है। तो मानव के जीवन में 2 बार दांत आना, यही क्या कहलाता है, द्विबारदंती कहलाता है। गर्तदंती का मतलब क्या हो गया कि जो मानव में जो दांत होते हैं वो जबड़े की अस्थि में धंसे हुए रहते हैं। कहाँ, इसका मतलब क्या हो गया, जबड़े की अस्थि में क्या होते हैं, धसे हुए रहते हैं। कहाँ होते हैं, जबड़े की अस्थि में क्या रहते हैं, ये धसे हुए रहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए हम इसे गर्तदंती इसे कहते हैं। इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, गर्तदंती इसे कहा जाता है, ठीक है। अब मानव में जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अभी अपन ने बात करी यहाँ पर विषमदंती मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो हम अपन यहाँ पे बात करते हैं कि दांत कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। अभी तो अपना मुख गुहाई का ही निम्न संरचना चल रही है जिसमें दांत चल रहा है, ठीक है। तो देखो मानव में 4 प्रकार के दांत हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के यहाँ पर क्या है, दांत है, ठीक है। तो सबसे पहला है इंसाइजर। सबसे पहला क्या है, इंसाइजर है। दूसरा है कैनाइन। दूसरा कौन सा है, कैनाइन है। तीसरा है प्रीमोलर। तीसरा कौन सा है, प्रीमोलर, ठीक है। चौथा कौन सा है, मोलर। चौथा कौन सा है, मोलर होता है। ये क्या है, मानव में 4 प्रकार के ये दांत है। क्या है, मानव में ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। इंसाइजर जो होता है वो सबसे आगे होता है। इंसाइजर क्या होते हैं, सबसे आगे होते हैं, ठीक है। कुल कितने होते हैं इंसाइजर, 8। कुल कितने होते हैं यहाँ पर इंसाइजर, 8 होते हैं, ठीक है। जो 4 जो होते हैं वो ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं, जो 4 होते हैं वो निचली जबड़े में पाए जाते हैं। सबसे आगे वाले दांत भी कौन से होते हैं, इंसाइजर होते हैं। काम क्या करेंगे, ये काटने और कुतरने का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, ये काटने और कुतरने का कार्य करते हैं। किसका काम करेंगे, काटने और कुतरने का यह कार्य करते हैं। फिर उसके बाद में है कैनाइन। फिर उसके बाद में क्या है, कैनाइन है, ठीक है। कैनाइन क्या है, इंसाइजर के बाद में जो दांत होगा वो कौन सा है, कैनाइन होता है, ठीक है। संख्या में कितने होते हैं, ये 4। संख्या में कितने होते हैं, ये 4 होते हैं, ठीक है। क्या काम करते हैं, ये चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। ये चीरने और किसका कार्य करेंगे, फाड़ने का यह कार्य करते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, प्रीमोलर। थर्ड क्या है, प्रीमोलर। तो कैनाइन के बाद में जो टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं वो कौन सा है, प्रीमोलर होता है, ठीक है।
प्रीमोलर जो है ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। प्रीमोलर कितने होते हैं? 8 होते हैं। प्रीमोलर के बाद में कौन सा आता है? मोलर आता है। मोलर का नंबर कितना होता है? कुल 12। ये कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, जो इंसाइजर है वो 8 है, जो कैनाइन है वो 4 है, प्रीमोलर है वो 8 है, और जो मोलर है वो कितने हैं? 12 है। सबसे आगे इंसाइजर है, फिर उसके बाद में कैनाइन होगा, कैनाइन के बाद में प्रीमोलर होगा, प्रीमोलर के बाद में कौन सा होगा? मोलर होगा। ठीक है, अब प्रीमोलर और मोलर का कार्य क्या होता है? इन दोनों का कार्य चबाने का है। इन दोनों का कार्य क्या है? चबाने का यह कार्य करते हैं। ठीक है, वह काटने और कुतरने का कार्य करेगा, यह चीरने और फाड़ने का कार्य करता है, और यह किसका करता है? ये दोनों प्रीमोलर और मोलर चबाने का क्या कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? मानव में ये दांत की संरचना है। ठीक है, तो मुख गुहा में दांत तो अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, मानव में क्या पढ़ लिए अपन ने? दांत। मुख गुहा की जो संरचना है। सेकंड, मुख गुहा की संरचना में दूसरा पार्ट है जिह्वा। क्या है? जिह्वा। जिह्वा का मतलब जीभ। जिह्वा का मतलब क्या है? जीभ। ठीक है, अब देखो कि जो जीभ है, ठीक है, मुख गुहा की फर्श बनाने वाली पेशीय संरचना क्या है? मुख गुहा की फर्श बनाने वाली पेशीय संरचना क्या है? ये मुख गुहा की फर्श बनाने वाली पेशीय संरचना है, जिसे क्या कहते हैं? जिह्वा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम? जिह्वा कहते हैं। ठीक है, इसका क्या कार्य है? जिह्वा का, जीभ है उसका क्या क्या कार्य है? यह बोलने, ठीक है, और निगलने, यह किस में सहायक होती है? बोलने में सहायक होती है, और निगलने में भी क्या करती है? सहायता करती है। इसके अलावा स्वाद का ज्ञान करवाने में, इसका और क्या करती है? ये स्वाद का ज्ञान करवाने में क्या करती है? ये सहायता करती है। अब देखो, स्वाद का ज्ञान करवाने के लिए यहाँ पर क्या पाया जाता है? स्वाद अंकुर। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? स्वाद अंकुर यहाँ पर उपस्थित होते हैं। उसकी वजह से ही हमें खट्टे, मीठे, नमकीन का क्या आता है? स्वाद आता है। उसी से हमें पता चलता है, स्वाद अंकुर की सहायता से ही, कि ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीखा है, ये नमकीन है। वहां पर क्या पाया जाता है? स्वाद अंकुर। छोटे छोटे अंकुर दाने समान संरचना हमारे जीभ पर पाई जाती है, सबसे आगे की ओर उपस्थित होता है। तो जीभ है वो बोलने, निगलने और स्वाद का ज्ञान करवाने में क्या करती है? हेल्प करती है। नेक्स्ट, तालु। नेक्स्ट क्या है? तालु। क्या है? मुख गुहा की छत बनाने वाली संरचना। क्या है? मुख गुहा की जो छत है वो क्या कहलाती है? तालु कहलाती है। वो क्या कहलाएगी? तालु कहलाती है। तालु जो होती है कठोर होती है। तालु जो होती है वो कठोर भी होती है, और कैसी होती है? कोमल भी होती है। कैसी होगी? कठोर भी होती है और कोमल भी होती है। कठोर जो होती है वो आगे की ओर होती है, जबकि जो कोमल होगी ये पिछला वाला होता है, मतलब इसके बाद होता है। ठीक है, आगे की ओर कठोर होती है, और जो बाद की है, जो तालु है, वो कैसी होती है? कोमल होती है। ठीक है, ये तो क्या है? मुख गुहा की निम्न संरचना है। तो हमारा क्या हो गया? एक अंग पूरा हो गया, मुख। ठीक है, दूसरी संरचना है ग्रसनी। दूसरी संरचना क्या है? ग्रसनी। आहार नाल की जो दूसरी संरचना है, जो दूसरा अंग है, वो क्या है? ग्रसनी। देखिए ग्रसनी, जो ग्रसनी है वो मुख गुहा का अंतिम भाग होता है। क्या होता है? मुख गुहा का अंतिम भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। ध्यान देना कि मुख गुहा का अंतिम भाग क्या है? मुख गुहा का अंतिम भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। ठीक है, मुख गुहा में क्या पाया, सॉरी ग्रसनी है, ग्रसनी में क्या पाया जाता है? एपिग्लॉटिस। क्या पाया जाता है? एपिग्लॉटिस नामक उपास्तिल संरचना यहाँ पर पाई जाती है। क्या? एपिग्लॉटिस उपास्तिल नामक यहाँ पर क्या होती है? संरचना पाई जाती है। एपिग्लॉटिस को हम घांटी ढक्कन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? घांटी ढक्कन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये एपिग्लॉटिस नामक उपास्तिल संरचना क्या होती है? देखो, एपिग्लॉटिस को इसके अलावा हम ट्रैफिक पुलिस भी कह सकते हैं।
इसे हम क्या कह सकते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन। इसे ये क्यों बोला है ट्रैफिक पुलिसमैन? देखो जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिसमैन काम करती है उसी तरीके से यहाँ पर एपिग्लॉटिस काम करेगा। ठीक है, कि जब हम भोजन को खाते हैं, ठीक है, भोजन को खाएंगे, उसको चबाएंगे, फिर उसको क्या करेंगे, हम निगलेंगे। ठीक है, तो जो निगलते हैं तब एपिग्लॉटिस नामक जो घाटी ढक्कन है ये श्वसन मार्ग को बंद करके भोजन को कहाँ पर भेजती है, ग्रास नाल में। कहाँ पर भेजती है, ग्रास नाल में भेजती है। ठीक है, किसको बंद कर देती है, श्वसन मार्ग को वो बंद कर देती है ताकि खाना उधर ना जाए, श्वसन मार्ग में ना जाए। किस में आए खाना, ग्रास नाल में आए, तो ये श्वसन मार्ग को क्या कर देती है, एपिग्लॉटिस जो घंटी ढक्कन है वो श्वसन मार्ग को बंद कर देता है और हमारा खाना कहाँ पर आ जाता है, ग्रास नाल में आ जाता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोला है, ट्रैफिक पुलिसमैन भी इसे कहा जाता है, या फिर हम इसे घाटी ढक्कन भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, एपिग्रसनी। ग्रसनी में क्या है, एपिग्लॉटिस नामक उपास्थि संरचना है जो भोजन को निगलते समय श्वसन मार्ग को बंद करके भोजन को कहाँ पर भेजता है, ग्रास नाल में भेज देता है। ठीक है, वो क्या है, आपकी ग्रसनी होती है। थर्ड, ग्रास नली। देखो थर्ड क्या है, ग्रास नली। इस ग्रास नली को आप फूड पाइप भी बोल सकते हैं, ऑस्कोफेगस भी इसे बोला जा सकता है। अब ये जो ग्रास नली है, ठीक है, इस ग्रास नली या ग्रास नाल क्या है, एक मोटी लचीली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार संरचना होती है। क्या होती है, यह मोटी लचीली तथा लगभग 25 सेंटीमीटर नलिका समान संरचना है। क्या है, मोटी लचीली और 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका समान क्या है, संरचना है। ठीक है, जो ग्रसनी को कहाँ जोड़ती है, अमाशय में जोड़ती है। ठीक है, ग्रास नली क्या है, मोटी लचीली लगभग 25 सेंटीमीटर तक लंबी नलिका समान संरचना है जो ग्रसनी को किससे जोड़ती है, अमाशय से जोड़ती है। जो ग्रसनी को किससे जोड़ देगी, अमाशय से जोड़ने का यह कार्य करती है। ठीक है, अब ग्रास नली में क्या है, जैसे ग्रसनी से भोजन कहाँ पर आया, ग्रास नली में आया, तो ग्रास नली में क्या होता है, क्रमानुकुंचन गति होती है। क्या होती है, क्रमानुकुंचन गति होती है। उस क्रमानुकुंचन गति के कारण ही, इस क्रमानुकुंचन गति के कारण ही जो हमारा भोजन है वो कहाँ पर जाता है, आमाशय में जाता है। कहाँ पर जाएगा, वो आमाशय में चला जाता है। तो ग्रास नली मोटी लचीली 25 सेंटीमीटर तक लंबी नली का समान संरचना होती है जो ग्रसनी को अमाशय से जोड़ने का क्या करती है, कार्य करती है। इस ग्रास नली में क्रमानुकुंचन क्या होती है, गति होती है, और इस क्रमानुकुंचन गति के कारण ही हमारा जो भोजन है वो कहाँ पर चले जाता है, आमाशय में चला जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अंग कौन सा है, आमाशय। नेक्स्ट अंग कौन सा है हमारा, आमाशय। ठीक है, आमाशय। ठीक है, अब जो आमाशय है यह क्या है, आहार नाल का, यह क्या है, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग। यह आहार नाल का क्या है, बड़ा भाग, और जे आकार का। कैसा होता है इसका आकार, जे शेप्ड। जे आकार का क्या होता है, इसका आकार होता है। तो आमाशय जो होता है यह आहार नाल का सबसे बड़ा या फिर सबसे चौड़ा भाग इसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, चौड़ा भी। तो यह आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा और जे आकार का क्या होता है, यह अंग होता है। ठीक है, जो आमाशय है, इस आमाशय में क्या होते हैं, इस आमाशय में 3 भाग होते हैं। कितने, इस आमाशय में 3 भाग होते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, वो 3 भाग देखिए। फर्स्ट है कार्डियक। फर्स्ट कौन सा है, कार्डियक। दूसरा कौन सा है, फंडस। दूसरा कौन सा है, फंडस होता है। तीसरा कौन सा होता है, पाइलोरिक। तीसरा कौन सा है, पाइलोरिक। तो आमाशय, आमाशय के 3 भाग हो गए, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक भाग होते हैं। ठीक है, देखो जैसे देखो कि जैसे ये क्या है आपकी, ये तो ग्रास नली है। ठीक है, जो फूड पाइप था वो ये क्या है आपका, ग्रास नली है। ठीक है, ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है आपका, कार्डियक।
यह भाग क्या कहलाता है आपका? कार्डियक कहलाता है। ये वाला जो भाग है, ये भाग क्या है आपका? फंडस। ये क्या है आपका? फंडस, जो अमाशय का 80% तक भाग होता है। यह अमाशय का कितना प्रतिशत? 80% तक भाग होता है। और ये भाग क्या है आपका? पाइलोरिक है। यह भाग क्या है? पाइलोरिक होता है। फंडस भाग जो है, यहाँ पर ही पाचक रसों का क्या होता है? श्रवण होता है। पाचक रसों का क्या होता है? श्रवण होता है। अब आपको पता है डाइजेशन होने के लिए बहुत सारे किसकी आवश्यकता पड़ेगी? पाचक रसों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो वो पाचक रसों का श्रवण इस फंडस भाग में ही होता है। ठीक है। कार्डियक क्या होता है? जहां से ग्रसिका या फिर जो ये ग्रास नली है, ये अमाशय में क्या होती है? प्रविष्ट होती है। वो क्या है आपका? कार्डियक होता है। ठीक है। पाइलोरिक, जहां से जो अमाशय है वो कहाँ पर खुलता है? छोटी आंत में जाकर ये खुलता है। ठीक है। तो जो पाइलोरिक वाले भाग कौन सा है? कि जहां से अमाशय छोटी आंत से जाकर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। वो क्या कहलाता है आपका? पाइलोरिक कहलाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे आंत की। ठीक है। छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में। अमाशय भी अपन ने पढ़ लिया। देखिए, आंत, नेक्स्ट कौन सा है अपना? आंत। ठीक है। आंत जो है, मानव में, जो मानव है उस मानव में जो आंत वाला जो अंग है, इसी में ही सर्वाधिक क्या होता है? सर्वाधिक पाचन और सर्वाधिक अवशोषण यही होता है। कहाँ पर होता है? आंत में होता है। ठीक है। तो आंत में सर्वाधिक पाचन और सर्वाधिक क्या होता है? यहाँ पर अवशोषण होता है। क्या होगा? सर्वाधिक पाचन व सर्वाधिक क्या होता है? अवशोषण। सर्वाधिक क्या होगा? यहाँ पर अवशोषण होगा। ठीक है। कहाँ पर होता है? आंत में होता है। मानव में जो आंत होती है वो लगभग 7 मीटर लंबी होती है। क्या होती है? 7 मीटर तक क्या होती है? ये लंबी होती है। ठीक है। जो आंत है वो लगभग क्या होती है? 7 मीटर तक लंबी होती है। सर्वाधिक पाचन और अवशोषण कहाँ पर होता है? आंत में ही होता है। अब आपको पता है आंत भी कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की आंत भी? 2 प्रकार की है। सबसे पहली छोटी आंत। सबसे पहली क्या है? छोटी आंत है। दूसरी क्या है? बड़ी आंत। दूसरी क्या है आपकी? बड़ी आंत। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसको क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन इसे कहा जाता है। छोटी आंत जो होती है, इसे छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। ठीक है। 3 भाग कौन कौन से? ग्रहणी। 3 भाग कौन कौन से हो गए? ग्रहणी। दूसरा क्या हो गया? जेजुनम। दूसरा भाग कौन सा है? जेजुनम। तीसरा भाग कौन सा आता है? इलियम। तीसरा भाग कौन सा है? इलियम। तो छोटी आंत के कितने भाग है? 3। ठीक है। 3 पार्ट्स में ये बटी हुई है। पहला ग्रहणी, दूसरा जेजुनम, तीसरा क्या होता है? इलियम होता है। इसी तरीके से ही जो बड़ी आंत है, ठीक है, बड़ी आंत में भी कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। बड़ी आंत में भी कितने पार्ट होते हैं? 3 ही पार्ट होते हैं। ठीक है। सबसे पहले अंधनाल। सबसे पहले क्या है? अंधनाल। दूसरा क्या है? बृहदांत्र। दूसरा क्या है? बृहदांत्र। तीसरा क्या है? मलाशय। तीसरा क्या है? मलाशय। ठीक है। तो मानव में आंत है वो 2 प्रकार की है, छोटी आंत है और एक कौन सी? बड़ी आंत है। इसके भी 3 भाग है और इसके भी कितने भाग है? 3 भाग है। ठीक है। अब जो ग्रहणी है, ये छोटी आंत का क्या है? पहला सिरा। क्या है? मतलब पहला भाग होता है। यह छोटी आंत का क्या है? पहला भाग होता है, या फिर पहला क्या होता है? ये सिरा होता है। ठीक है। जो अमाशय से निकलने वाली एक सी आकार की नली है, नली का समान संरचना है। कौन सी है? सी आकार की नली का समान संरचना कौन सी है? ग्रहणी है। मैं ग्रहणी के बारे में बता रही हूँ, ध्यान रखना। जो ग्रहणी है वो क्या है? छोटी आंत का पहला सिरा या पहला भाग होता है, जो अमाशय से निकलने वाली एक सी आकार की क्या होती है? नली का समान संरचना होती है। ठीक है। अब जो ग्रहणी है, ये ग्रहणी क्या करती है? भोजन जो होता है उसका रासायनिक पाचन करती है। क्या करती है?
जो भोजन के रासायनिक पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? ग्रहणी होती है। ठीक है, ग्रहणी भोजन के रासायनिक पाचन में क्या करती है? ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, दूसरा कौन सा है अपना? जेजुनम। दूसरा कौन सा है अपना? जेजुनम होता है। जेजुनम क्या होता है? जेजुनम मध्य वाला सिरा होता है। जेजुनम कौन सा सिरा होता है? मध्य वाला सिरा होता है। और इस जेजुनम में अवशोषण होता है। इस जेजुनम में क्या होगा? अवशोषण होगा। जेजुनम में क्या होता है? अवशोषण होता है। ठीक है, मध्य सिरा और यहाँ पर आहार का क्या होता है? अवशोषण होगा। तीसरा इलियम। इलियम वाला भाग क्या होता है? यह छोटी आंत का अंतिम सिरा होता है जो बड़ी आंत में जाकर खुलता है। जो कहाँ पर खुलता है? बड़ी आंत में जाकर क्या होगा? खुलता है। अंतिम भाग है जो बड़ी आंत में जाकर क्या होगा? खुलता है। यहाँ पर भी क्या होता है? आहार का अवशोषण होगा। यहाँ पर भी क्या होता है? आहार का अवशोषण होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी छोटियां? ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। जेजुनम और इलियम ये तो मध्य वाला सिरा है, ये अंतिम वाला सिरा है। मध्य वाला भाग है, ये यहाँ पर आहार का क्या होगा? अवशोषण होगा। इलियम वाला भाग है जो बड़ी आंत से जाकर क्या होगा? वहां पर खुलेगा, उसे जुड़ जाएगा। यहाँ पर भी क्या होता है? भोजन का अवशोषण होता है। जबकि ग्रहणी वाला जो भाग है, ये पहला सिरा है जो सी आकार की नली का समान संरचना होती है। ठीक है, जो अमाशय से निकलने वाली सी आकार की क्या होती है? नली का समान संरचना होती है, जो भोजन के रासायनिक पाचन में क्या करती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये है आपके छोटी आंत के पार्ट। देखो, अब मैं इसकी बात करूं अंधनाल की और बृहदांत्र की और मलाशय की। ठीक है, जो अंधनाल होता है, ठीक है, जो अंधनाल होगा, अंधनाल क्या होगा? यहाँ पर अवायवीय जीवाणु पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? अवायवीय जीवाणु यहाँ पर उपस्थित होंगे। किसमें? अंधनाल में। अब ये अवायवीय जो जीवाणु होते हैं, ये क्या करते हैं? जो अपशिष्ट भोजन है, उस अपशिष्ट भोजन को पाचित करके CO2 गैस बनाएंगे। क्या करेंगे? जो अपशिष्ट भोजन है उसको अपघटित करके क्या करते हैं? CO2 गैस बनाते हैं। ठीक है, ऊपर लाइन मैंने सबसे पहले क्या बताई थी कि सर्वाधिक पाचन और अवशोषण आंत में होता है। ठीक है, छोटी आंत में भी क्या होता है? पाचन होता है और कुछ मात्रा में क्या होता है? अवशोषण होगा। लेकिन जो बड़ी आंत है, ठीक है, ये बड़ी आंत में मुख्य रूप से जल व खनिज लवणों का क्या होता है? अवशोषण होता है। किसका होता है? जल व खनिज लवणों का क्या होगा? यहाँ पर अवशोषण होगा। ठीक है, तो बृहदांत्र है, यहाँ पर बृहदांत्र में क्या पाए जा रहे हैं? अवायवीय जीवाणु। क्या पाए जा रहे हैं यहाँ पर? अवायवीय जीवाणु। अवायवीय जीवाणु क्या कर रहे हैं? ये जीवाणु जो अपशिष्ट भोजन है उसको अपघटित करके CO2 गैस बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपघटित करके वहां पर CO2 गैस बना रहे हैं। इसके अलावा अंधनाल में एक अंगुली समान संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक अंगुली समान संरचना यहाँ पर क्या होती है? उपस्थित होती है, जिसे क्या कहते हैं? परिशेषिका। जिसे क्या कहते हैं? परिशेषिका उसे कहा जाता है। कहाँ पर पाई जाती है? ये अंधनाल में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाएगी? ये अंधनाल में पाई जाती है। ठीक है, तो अंधनाल में एक अंगुली समान सूक्ष्म संरचना उपस्थित होती है, जिसे क्या कहते हैं? परिशेषिका उसे कहा जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा आपका? परिशेषिका। नेक्स्ट बृहदांत्र। बृहदांत्र, अब जो बृहदांत्र है यह लगभग 1.3 मीटर लंबा होता है। ये क्या होता है? लगभग 1.3 क्या होता है? 1.3 मीटर तक क्या होता है? यह लंबा होता है, नली का समान भाग होता है। वह कौन सा होता है? बृहदांत्र भाग होता है। ये जो बृहदांत्र है ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं बृहदांत्र? 4 प्रकार के। सबसे पहला कौन सा होता है? आरोही बृहदांत्र। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? अवरोही बृहदांत्र। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है? सिग्माकार बृहदांत्र। तीसरा कौन सा है? सिग्माकार बृहदांत्र। फिर कौन सा है? अनुप्रस्थ बृहदांत्र। फिर कौन सा है? अनुप्रस्थ बृहदांत्र। 4 प्रकार कौन कौन से हो गए? आरोही बृहदांत्र, दूसरा कौन सा है? अवरोही बृहदांत्र, तीसरा कौन सा है? सिग्माकार बृहदांत्र और चौथा कौन सा है आपका? अनुप्रस्थ बृहदांत्र। तो 4 प्रकार के क्या होते हैं? इसके भाग होते हैं। लगभग कितना? 1.3 मीटर तक क्या होता है? लंबा नली का समान भाग होता है। लास्ट क्या है? मलाशय। लास्ट क्या है अपना? मलाशय होता है। यह आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होता है। यह क्या होता है? मलाशय
आहार नाल का सबसे अंतिम भाग कौन सा होगा? मलाशय होता है। ठीक है, इस मलाशय में जो मलाशय होता है उसका क्या किया जाता है? संग्रह किया जाता है। किसका संग्रह किया जाता है? मलाशय का संग्रह किया जाता है। तो आहार नाल का सबसे अंतिम भाग क्या कहलाता है? मलाशय कहलाता है। ठीक है, जिसमें मलाशय का क्या होता है? अस्थायी संग्रह होता है। ठीक है, मलाशय शरीर के बाहर गुदा छिद्र द्वारा खुलता है। मलाशय कहाँ पर? शरीर के बाहर गुदा छिद्र के द्वारा खुलता है। ठीक है, जिससे क्या होगा? मलाशय गुदा छिद्र के द्वारा, मतलब गुदा छिद्र जो होता है उसके द्वारा बाहर की ओर खुलता है, अपने शरीर के बाहर गुदा छिद्र द्वारा खुलता है। जिससे जो आपका अपशिष्ट भोजन है, अपाचित भोजन है, उसको जो वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से बाहर क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है, उसको बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। तो ये सारे के सारे अंग मिलकर पाचन में क्या करते हैं? भूमिका निभाते हैं। ठीक है, कहीं पर भोजन का पाचन हो रहा है, कहीं पर जल खनिजों का अवशोषण हो रहा है। तो इस तरीके से सारे के सारे ये जो अंग है आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। बड़ी आंत अंधनाल है, बृहदांत्र और मलाशय। मलाशय आहार नाल का क्या है? सबसे अंतिम भाग है जहां पर मलाशय का अस्थायी संग्रह किया जाता है। ठीक है, मलाशय जो होता है शरीर के बाहर गुदा छिद्र के द्वारा खुलता है। ठीक है, जहां पर वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है। तो ये क्या है? मानव पाचन तंत्र में काम आने वाले अंग। ठीक है, थैंक यू सो मच।